हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो रे ऑप्टिक सीरीज़ चल रहा था, रे ऑप्टिक सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस पे बेस्ड होगा। टॉपिक्स जो है हमारा आज का है टॉपिक रिफ्रैक्शन, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फिर ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। पिछले टॉपिक में पिछला जो भी वीडियोस था उसमें हमने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बात किया था। जिन्होंने नहीं देखा है मेरा रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ आप उसको जाएं और वो देखें। वहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ की गई हैं। फिर उसके बाद से कुछ डेरिवेशंस उसमें किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे जो मिरर इक्वेशन है वो चीज़ हम लोगों ने डेराइव किया है। ओके, तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि ये जो पहला वाला टॉपिक है कि ये रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है लाइट के केस में, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में पढ़ने के लिए हमें, जैसे कि इवन रिफ्लेक्शन भी पढ़ने के लिए हमें दो मीडियम की ज़रूरत थी। यहाँ भी हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास दो मीडियम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो मीडियम का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप कोई भी ऐसा चूज़ करें कि जैसे कि एक एयर मीडियम है, दूसरा वाटर चूज़ कर सकते हैं। कोई दो मीडियम और, जैसे वाटर हुआ, ग्लास हुआ, कोई दूसरा मतलब मीडियम 1, मीडियम 2। तो इन जनरल मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये मीडियम 1 है, दिस वन इज़ मीडियम 2। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मीडियम 1 एंड दिस वन इज़ मीडियम 2। ठीक, ओके। अब देखिए कि मीडियम 1 और मीडियम 2 अगर आपको यहाँ पे मिल गया, और फिर उसके बाद से रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना होता है वो क्या होता है कि अगर एक लाइट बीम अगर आपके पास है, मतलब कलेक्शन ऑफ रेज, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होने के बाद में अगर ये फिर से आपका इंसिडेंट होने के बाद इस पॉइंट पे फिर से अगर वो दूसरे मीडियम में चली जाती है, तो बेसिकली इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए रिफ्रैक्शन। लेकिन इसमें बस ये एक चीज़ समझना है कि क्या जब हम रिफ्रैक्शन फिनोमेना को कंसीडर करते हैं तो क्या रिफ्लेक्शन नहीं होता है, या जब हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना को कंसीडर करते हैं तो क्या रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो उसके बारे में हम जस्ट इस लॉ को डिफाइन करने के बाद में थोड़ा सा बात कर लेंगे कि क्या होता है। तो अभी जस्ट हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब ये हुआ कि अगर एक लाइट एक मीडियम से आए और दूसरे मीडियम में चली जाए, उसको, उस फेनोमेना को हम बोलते हैं इट इज़ ए रिफ्रैक्शन। अब जो रिफ्रैक्शन हुई उसके भी कुछ नियम कानून है, जैसे कि रिफ्लेक्शन के केस में जो नियम कानून था वही उसी टाइप का है। जस्ट दो लॉ है यहाँ पे कि पहला वाला जो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो क्या है। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि जैसे कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, और जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ। अच्छा, अब ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया है कि बेसिकली इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल और उस केस में रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ इंसिडेंट रे मतलब कौन सा होगा, इसको आप मान सकते हैं दिस इज इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या हुआ, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे। और फिर उसके बाद से नॉर्मल, तो हमने बताया था कि नॉर्मल कहाँ बनाते हैं इन जनरल, हमेशा वो सरफेस के नॉर्मल। सरफेस मतलब बेसिकली जो इंटरफेस होता है, दोनों मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। उसी इंटरफेस जो सरफेस हमारा है, उसी सरफेस के हमने एक नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा इस सरफेस के नॉर्मल एक लाइन है। ठीक है, तो एंगल ऑफ ये जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। तो लाई इन सेम प्लेन का ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये मेरे ख्याल से जो सबसे फर्स्ट वीडियो था उसमें, कि तीनों जो चीज़ें हैं तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लेन आप ड्रॉ करें, उस प्लेन के अंदर आपका इंसिडेंट रे भी होगा, नॉर्मल भी होगा और रिफ्रैक्टेड रे भी होगा, ऐसा टाइप का। ओके, दूसरा वाला मतलब ये क्या है कि जस्ट सेम एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। नाउ व्हाट इज द सेकेंड वन, सेकेंड लॉ क्या है,
सेकेंड लॉ क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ में क्या था, रिफ्लेक्शन वाले में, रिफ्लेक्शन के केस में, जस्ट मैं कंपेयर कर रहा हूं उसे, रिफ्लेक्शन वाले केस में क्या था, रिफ्लेक्शन वाले केस में था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी बेसिकली ये एंगल से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज ये हो जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर हम साइन ले लें और एंगल ऑफ यहाँ पे रिफ्रैक्शन का साइन ले लें, मतलब साइन इन द सेंस अभी वो जो साइन फंक्शन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और उनका रेशियो ले लें, वो रेशियो कांस्टेंट होता है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे देन व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और व्हाट इज दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, आई मीन रिफ्रैक्शन एंगल कौन सा होगा, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो दैट इज दिस वन, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें मतलब सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ में आप क्या करिए कि आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका आप साइन ले लें, तो साइन आई हो गया, फिर उसके बाद से एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है उसका आप साइन ले लें, साइन आर, और उनका जो रेशियो होता है दैट मीन्स साइन आई बाई साइन आर, वो एक्चुअली कांस्टेंट होता है। उसी को हम बोलते हैं इट इज़ ए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसी लॉ को हम बोलते हैं, एक और नाम देते हैं जिसको हम एक साइंटिस्ट के ऊपर है, स्नेल्स लॉ। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट को आप क्या बोलते हैं, दैट कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। उसको डिनोट आप कैसे करेंगे, इट इज 1μ2, या बहुत सारा मतलब जो है आप बुक में देखेंगे तो n से भी रिप्रेजेंट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं चूंकि म्यू से करता हूं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे म्यू लिखा। 1μ2 मतलब क्या हुआ, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1μ2। अभी इस 1μ2 को हम क्या लिखते हैं, इट इज μ2 बाई μ1, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसा ये हुआ आपका μ2 क्या हुआ, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 क्या हुआ, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैं बात करूंगा थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, थोड़ा क्लियर होगा। जस्ट ये जान लेना है आपको, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि आपका पहला वाला लॉ क्या था, इंसिडेंट है, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड है, लाई इन सेम प्लेन। और दूसरा वाला लॉ क्या है कि स्नेल्स लॉ, कि साइन आई और मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर हम साइन ले लें, उनका रेशियो ले लें, वो रेशियो कांस्टेंट होता है। और रेशियो कांस्टेंट होने का मतलब ऐसा हुआ कि वो उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। दैट मीन्स दिस वन इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ जस्ट इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसका जो स्नेल्स लॉ का मीनिंग क्या हुआ। मीनिंग ऐसा हुआ कि जैसे अगर आप कंसीडर करें कि आपके पास मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये I1 था, इंसिडेंट एंगल I1 है, फिर उसके बाद से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते हैं R1 है। ठीक है, फिर उसके बाद से आपने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मान लेते हैं I2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी चेंज हो गया, मान लेते हैं R2। सिमिलरली हमने ऐसा कर दिया कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है उसको I3 कर दिया, फिर उसके बाद से एंगल ऑफ जो हमारा रिफ्रैक्शन हो गया वो भी R3 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ से इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो साइन I1 अपॉन साइन R1, ये जो होगा वो क्या होगा, देखिए ये जो होगा वही कांस्टेंट में बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, और ये किसके बराबर है, 1μ2 के बराबर है। इसका मतलब, और दूसरे वाले केस में साइन I2 अपॉन साइन R2, ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, सेकेंड लॉ, और ये किसके बराबर होगा, 1μ2, क्योंकि ये पहला है, ये दूसरा मीडियम है। फिर तीसरे वाले केस में क्या होगा, तीसरे वाले केस में भी यही होगा कि जो साइन I3 होगा डिवाइडेड बाई जो साइन R3 होगा, वो किसके बराबर होगा, ये भी 1μ2 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन I1 बाई R1 साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 बाई R2 इज इक्वल टू साइन I3 बाई R3 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, और वो किसके बराबर होगा, वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा जो कि रिफ्रैक्टिव, यानी कि उनका जो रेशियो होता है वो रेशियो बेसिकली फिक्स होता है।
मतलब किसी एक पर्टिकुलर गिवन आपका मीडियम दिया हुआ है, मीडियम और मीडियम 2, उसमें अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करना चालू कर दिया, फिर उसके बाद से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी वेरी होता रहेगा। ऑफ कोर्स ये दोनों वेरी होते रहेंगे, लेकिन इनका जो रेशियो होगा एक्चुअली वो फिक्स रहेगा, और उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्यों एक्चुअली फिक्स रहेगा? क्योंकि मीडियम आपका गिवन है, मीडियम तो में आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे, मीडियम आपका 1 है और 2 ऑलरेडी गिवन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये पहला मीडियम हमारा एयर हुआ, ये दूसरा वाला मीडियम वाटर हुआ, ठीक है, उस केस में जब जस्ट आपने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी कर रहे हैं, फिर उसके बाद से एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो वेरी हो रहा है, लेकिन क्या चीज़ चेंज नहीं हो रहा है, वो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो चीज़ चेंज नहीं है, क्योंकि आपने मीडियम को चेंज नहीं किया है। आपने क्या चेंज किया है? जस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 अपॉन साइन R3, और ये सभी के सभी क्या होंगे? एक्चुअली इक्वल होंगे, और ये किसके बराबर होगा? 1μ2 के, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ होता है, और फिर उसके बाद से यहाँ पे हम ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर उसके बाद से ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी। तो पहले ऑप्टिकल डेंसिटी, तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि पहले ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, फिर उसके बाद से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर लेंगे। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है, ये जो क्वांटिटी है ऑप्टिकल डेंसिटी, ये जैसे कि थोड़ा नाम से आप देख सकते हैं कि ये कुछ डेंसिटी से रिलेटेड हो सकता है मास डेंसिटी से रिलेटेड हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो मास डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जो जानते हैं कि ये मास डेंसिटी क्या होता है भाई? मास डेंसिटी होता है, इट इज मास बाय वॉल्यूम, राइट? तो मास डेंसिटी जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो क्या ऑप्टिकल डेंसिटी ऐसा भी कुछ होगा कि समथिंग ऑप्टिकल मास डिवाइडेड बाय सम काइंड ऑफ वॉल्यूम? ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है वो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू मीडियम से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी का, मास डेंसिटी का अगर मैं बोलूं कि आप यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला बताओ, तो इसको बड़े आसानी से आप बता सकते हैं कि जो यूनिट होगा वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशनल फार्मूला में अगर हम बात करें तो ml-3 ये हो जाएगा। लेकिन अभी यहीं पे अगर मैं पूछूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी का आप बताइए, तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो होगा, चूंकि ये रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एक यूनिट लेस होगा और ये एक डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, क्वांटिटी। अब बात करते हैं कि कैसे, मतलब जो है ये एक जैसे मास के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि अगर किसी मटेरियल के अंदर मास जो है वो काफ़ी पास में अगर है, तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ ए डेंसर मीडियम, राइट? वो बहुत ही डेंस्ड है। फिर उसके बाद से अगर कहीं पे मास जो है वो काफ़ी मतलब दूर फैला हुआ, तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ ए मतलब थोड़ा वो डेंसर कम है, यानी कि वो रेयर टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल डेंसिटी को, या ऑप्टिकली जब रेयर की बात करेंगे, ऑप्टिकली डेंसर की बात करेंगे, वो कैसे बात करेंगे आप कि कौन सा मीडियम मतलब जो है कैसा होगा? तो जैसे कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट दो मीडियम को लेंगे, तो दो मीडियम में हमेशा कंपैरिजन होता है कि जैसे इस वाले मीडियम को, जैसे यहाँ पे बात करें कि ये जो सेकेंड मीडियम होगा वो क्या होगा, क्या वो रेयर होगा या क्या वो डेंसर होगा? तो इस चीज़ को बोलने के लिए हम क्या करेंगे कि सेकेंड मीडियम में हम देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है। सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर मान लेते हैं कि v2 है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, अगर v2 जो होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज लेस देन v1, वेलोसिटी ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में कम है, इसका मतलब तब हम यहाँ से बोलेंगे कि ये जो होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। ये मीडियम क्या होगा? दिस मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, और ये जो दूसरा वाला मतलब पहला वाला जो मीडियम होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली रेयर, ठीक है। और सिमिलरली फिर से वही चीज़ बात करेंगे कि अगर v1 जो है वो लेस देन v2 हो गया, उस केस में क्या होगा? v1 को आप क्या बोलोगे? अगर v1 इज लेस देन हो गया v2, इसका मतलब ये डेंसर हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ये रिलेटिव चीज़ है। आप जो है जब बात करते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर की, तो ये हमेशा हम दो मीडियम के बीच में कंपेयर करते हैं
कंपेयर करना ही पड़ेगा आपको कि एक मीडियम को आप अगर डेंसर बोल रहे हो तो दूसरा कौन सा, किसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो कि वो डेंसर है या किसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो कि वो रेरर है। जैसे एक उसको हम एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि अगर हम मान लें कि ये मेरे पास एयर है, ये मान लेते हैं एयर है, यहाँ पे हमारा वाटर है और फिर उसके बाद से हमने एक और मीडियम ले लिया जो कि ग्लास है। ठीक है, जस्ट मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि कैसे बोलेंगे आप। हाँ, अगर एयर के अंदर लाइट का वेलोसिटी हम c मान लें, ठीक है, प्रैक्टिकली हम c मान लें, और वाटर के अंदर वेलोसिटी v1 है और ग्लास के अंदर लाइट का जो वेलोसिटी है v2। अब एक बात बताओ आप कि एयर से वाटर के अंदर जब लाइट आएगी, एयर से वाटर के अंदर जब लाइट आएगी तो उस केस में एयर और वाटर में कौन सा रेरर होगा और कौन सा डेंसर होगा। एक चीज़ याद रखना है कि जब मैं रेरर और डेंसर बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ऑप्टिकली रेरर और ऑप्टिकली डेंसर की बात कर रहा हूँ। तो एयर यानी कि इस मीडियम को एयर मीडियम और वाटर मीडियम में जस्ट मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन सा डेंसर होगा और कौन सा रेरर होगा। तो जस्ट वही देखना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इस मीडियम में क्या होगी। वाटर के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, वाटर के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है और एयर के अंदर ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि v1 इज़ लेस देन c, इसका मतलब ये वाटर जो होगा वो डेंसर हो जाएगा, यानी कि वाटर जो हुआ वो हमारा डेंसर हुआ और ये हमारा क्या हुआ, रेरर हो गया। समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो ये डेंसर हुआ, ये रेरर। अब आप देखिए, अब अभी आपको समझ में आएगा। अगर वाटर और ग्लास में आप कंपेयर करते हैं तो वाटर और ग्लास में कंपेयर करें तो उस केस में v2 जो होगा वो लेस देन v1 होगा। ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से कम हो जाएगी। तो क्या होगा, तो ये होगा कि ग्लास जो है वो डेंसर हो गया और वाटर जो हो गया वो रेरर हो गया, मतलब ऑप्टिकली रेरर हो गया और ये आपका क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, इसी वाटर को आप एक बार डेंसर बोल रहे हो, इसी वाटर को आप एक बार रेरर बोल रहे हो, क्या ये चीज़ सही है? वाटर क्या है, डेंसर है कि रेरर है? तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ये वाटर डेंसर है, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि वाटर रेरर है। उसी वाटर को, उसी पानी को बोल रहे हो आप। तो बोलने का जो आपने मतलब जो है किस बेस पे बोला है, आपने कंपेयर किया है, आपने दो मीडियम को कंपेयर किया है, तब जा करके आप कंफर्म हो पाए हैं कि एक मीडियम जो होगा रेरर होगा या दूसरा वो मीडियम जो होगा वो डेंसर होगा। जब आपने कंपेयर किया एयर से तो वाटर डेंसर हो गया, जब आपने इसी वाटर को ग्लास से कंपेयर किया तो ये क्या हो गया, डेंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो एकदम बिल्कुल इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि जो ऑप्टिकली रेरर और ऑप्टिकली डेंसर का जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमेशा रिलेटिव होता है। आपको दो मीडियम को कंपेयर करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलें कि ये जो है मतलब ये लाइन छोटा है, क्या ये बोलना स्टेटमेंट गलत नहीं होगा कि ये लाइन छोटा है? आपको एक और लाइन बनाना पड़ेगा इसके पास में, तब बोल सकते हो आप कि ये लाइन छोटा है। ठीक है, आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि ये लाइन छोटा है लेकिन उससे छोटा यहाँ पे बना दिया तो क्या ये लाइन छोटा होगा? नहीं। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बड़ा और छोटा जब कंपेयर करेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे तभी बोल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जब भी कभी बोला जाए कि ये ऑप्टिकली डेंसर है, ये ऑप्टिकली रेरर है, तो आपको पूछना पड़ेगा ये किस मीडियम के रिस्पेक्ट में है। ठीक है ना? उसके पहले वाला जो सराउंडिंग मीडियम है वो क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है। तो जैसे कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में एक और कन्फ्यूजन हो सकता है कि जैसे कभी ऐसा हो सकता है कि मास डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, मतलब मास डेंसिटी ज़्यादा हो जाए लेकिन वो ऑप्टिकली रेरर हो, या मास डेंसिटी कम हो जाए वो लेकिन वो ऑप्टिकली डेंसर हो। ऐसा एक्चुअली एग्जांपल है, जैसे कि टर्पेंटीन ऑयल और एक वाटर का जब कंपैरिजन करेंगे तो टर्पेंटीन का जो मास डेंसिटी होता है वो कम होता है, मास डेंसिटी कम होता है लेकिन वो ऑप्टिकली डेंसर है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये हमारा एक वो है कि मास डेंसिटी ज़्यादा होने से या मास डेंसिटी कम होने से वो ऑप्टिकली रेरर होगा या डेंसर होगा, ये चीज़ हम नहीं बोलेंगे। लाइट की स्पीड उस मीडियम में क्या है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, उससे डिफाइन होगा कि वो ऑप्टिकली रेरर है या ऑप्टिकली डेंसर है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये चीज़ हमारा हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे कि हमारा जो अब ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम बात कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अभी हमने जो स्नेल्स लॉ पढ़ा है, स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा है, या पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम एक चीज़ और डिफाइन करेंगे कि जैसे हमने अभी स्नेल्स लॉ में लिखा था कि 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। रिफ्रैक्ट जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी एक तरीके का रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट।
लेकिन आपने तो यहाँ μ2 बाई μ1 लिखा। μ2 जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। ये क्या बात हुई कि जब आप बोल रहे हो कि रिलेटिव है तो फिर उसके बाद से आपको किसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो यस बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहला वाला जो मीडियम हम कंसीडर करते हैं वो वैक्यूम कंसीडर करते हैं। अब हम बोलेंगे कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दैट मीन्स उसी को बोल सकते हैं कि ये एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का। यहाँ पे पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, उसी को हम बोल सकते हैं कि पहले मीडियम का ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कि जैसे आपके पास दो मीडियम है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूँ μ1, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब आपको समझना चाहिए कि मैं वही वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट v1, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट v2। अब मैं बात करूं कि पहले सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये चीज़ एक डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसको आपको याद रखना है कि दो वेलोसिटी ऑफ लाइट का ये रेशियो होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आप लिख सकते हो 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 दैट इज इक्वल टू v1 बाई v2। ठीक है, तो यानी कि दो जो सेम क्वांटिटीज़ है, वेलोसिटीज़ है, उसी का रेशियो होता है और इसी को हम बोलते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे ही जस्ट एक बात कर लेते हैं कि अगर आपका अब पहला वाला जो मीडियम है, जैसे इसी में जनरल केस अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर μ1 जो है अगर एयर हो गया, मतलब फर्स्ट मीडियम अगर वो एयर हो जाए, तो अगर फर्स्ट मीडियम एयर हो गया तो μ1 जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और v की जो वैल्यू हो जाएगी या v1 की वो c को मान सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या होगा, और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ2 को μ मान लो और यहाँ पे जो वेलोसिटी v2 है उसको v मान लो। तो उस केस में जस्ट यहाँ पे आप देखें कि 1 μ2 किसके बराबर होगा, तो 1 μ2 इज इक्वल टू एक्चुअली है μ2 बाई μ1 दैट इज इक्वल टू v1 क्या है c और v2 क्या है v, और यहाँ μ1 की वैल्यू 1 है। दिस इम्प्लाइज μ2 इज इक्वल टू या μ इज इक्वल टू c अपॉन v। यानी कि जब आपको किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या करेंगे, जस्ट कंपेयर कर देंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, दैट विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। या स्नेल्स लॉ को ऐसा भी डिफाइन करते हैं कि sin i बाई sin r इज इक्वल टू 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। अब बात करते हैं कि वेवलेंथ में भी क्या रिलेशन हो सकता है। तो वेवलेंथ में चूंकि आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, होता है ना, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, या न्यू जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा अगर हम बात करें तो पहले मीडियम के लिए क्या होगा, चूंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम की, लाइट यहाँ से यहाँ गई तो उस केस में यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं अगर v1 है तो ये न्यू लैम्डा 1 हो जाएगा। v2 इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू लैम्डा 2। क्यों, क्योंकि न्यू जो है वो इस लाइट की जो न्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। तो उस केस में जो 1 μ2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई न्यू लैम्डा 2। न्यू से न्यू कैंसिल, इट इज लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे μ2 बाई μ1 है ना, तो μ2 बाई μ1 अगर है तो v1 को हमें पहले लिखना होगा, मतलब μ2 बाई जो μ1 होगा वो क्या होगा, हाँ ठीक ही है μ2 बाई μ1 और ये हो जाएगा v1 बाई v2 और v1 की जगह पे न्यू लैम्डा 1, राइट, तो यानी कि लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो ये हो जाएगा हमारा कि ये भी स्नेल्स लॉ का एक फॉर्म होता है, तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। बात करते हैं कि मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड कर सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली वो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मटेरियल डिफरेंट मटेरियल आप लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाएगा। फिर उसके बाद से चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, वो यानी कि वो जो सराउंडिंग मीडियम है उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद से अगर आपका ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उस पर भी डिपेंड करता है। अब हम बात करें कि एक मीडियम से मान लेते हैं ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहाँ से हमारा एक रे इंसिडेंट हो रहा है,
पहले मीडियम से और फिर उसके बाद से लेट अस कंसीडर ये दूसरे मीडियम में चला जा रहा है, और ये हमारा क्या हुआ, एक नॉर्मल हुआ। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ और ये हमारा हुआ कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो उसके बारे में। तो ये हमारा एक इंसिडेंट रे, ये जो दूसरा वाला हुआ वो क्या हुआ, वो हमारा रिफ्रैक्टेड रे हुआ। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि जब इंसिडेंट रे आ रहा है और ये फिर उसके बाद से अगर ये मीडियम नहीं होता, अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये लाइट सीधा चली जाती या नहीं चली जाती, ऐसा करके सीधा चला जाता ऐसा। लेकिन मीडियम होने की वजह से ये लाइट जो है थोड़ा बेंड कर रही है, बेंड कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये बेंडिंग किधर हो रहा है, क्या ये बेंडिंग नॉर्मल की तरफ हो रहा है या नॉर्मल से दूर हो रहा है। सो दिस बेंडिंग इज टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइट जब एक मीडियम से आ रही है दूसरे मीडियम में, तो या तो अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो या तो ये लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के पास आएगी। ये कैसे डिफाइन करेंगे, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा कि जब लाइट जो है वो नॉर्मल के करीब आएगी या कब ऐसा होगा कि वो नॉर्मल से दूर जाएगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि पहले मीडियम का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब मान सकता हूं मैं μ1 है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और अगर मैं इसको बोलूं कि ये जो है वो रेरर है, मतलब ये रेरर, अब देखिए समझ में आ गया क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको रेरर और इसको मैं बोल रहा हूँ डेंसर। इसका मतलब डायरेक्ट एक रिलेशन आपको पता चल गया है यहाँ से कि हमारा μ2 और μ1 में क्या रिलेशन होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो लाइट है जब एक तरफ से मान लीजिए कि ये ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है, तो उस केस में मतलब ये लाइट किधर, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो चीज़ हम बात करते हैं। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, उसको प्रूव करना है कि किधर बेंडिंग होगा। तो स्नेल्स लॉ से हम इस पे बात करेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इट इज μ2 बाई μ1। यही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज, इस केस में एक्चुअली इस केस में हम लिख सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। अब एक बात बताइए कि μ1 और μ2 में क्या रिलेशन है। सिंस μ2 जो है वो हमारा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम है, इसका मतलब ये हुआ μ2 और μ1 में क्या रिलेशन होगा। μ2 जो है वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 जो है वो रेरर का, और ये गिवन है कि डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि μ2 बाई जो μ1 होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अब μ2 बाई μ1 अगर ग्रेटर देन 1 होता है, अगर यहाँ से हम बात करें तो जो साइन आई बाई साइन आर होगा वो आपका ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि μ2 बाई μ1 जो है वो साइन आई बाई साइन आर के बराबर है। तो साइन आई बाई साइन आर इज ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाइज साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, दिस इम्प्लाइज आई इज ग्रेटर देन आर, दिस इम्प्लाइज आर इज लेस देन आई। यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हमको पता नहीं था कि लाइट जो है अगर मान लेते हैं रेरर से आ रही है, तो जब डेंसर में घुसेगी तो उस केस में क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, मतलब कि टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। तो अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गया कि जब लाइट रेरर से डेंसर में आएगी तो उस केस में क्या होगा, आर इज लेस देन आई होगा। आर क्या है, मतलब आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि आप नॉर्मल से मेजर करते हैं, नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर करते हैं और वो आई से छोटा बनाना है। तो अगर ये मीडियम नहीं रहता तो ये जो है लाइट सीधा चली जाती है, तो ये एंगल क्या है बताओ, ये एंगल जो है एक्चुअली आई के बराबर होगा कि नहीं। अब आपको वो एंगल ड्रॉ करना है जो कि आई से छोटा हो। इसका मतलब एंगल जो ड्रॉ करेंगे वो हम नॉर्मल से ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब कोई भी एंगल कंसीडर करो वो एंगल हमेशा आर से छोटा ही, आई से छोटा होना चाहिए। यानी कि अगर ये एंगल कंसीडर करूंगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वाला एंगल हम नहीं ले सकते, उस केस में आर जो है वो आई से बड़ा हो जाएगा। ना तो आर इज इक्वल टू आई ले सकते हैं, क्योंकि आर जो है वो लेस देन आई है। इसका मतलब कोई भी एंगल आप कंसीडर करेंगे, यानी कि कोई भी लाइन जब बनाएंगे वो लाइन इनफैक्ट ये वाला जो डॉटेड लाइन है उसके अंदर ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट एक मीडियम से आ रही है, अगर ये मीडियम नहीं होता तो सीधा चली जाती, लेकिन इसका मतलब लाइट जो है वो किधर बेंड हुआ या नहीं हुआ, देखो इधर बेंड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है। तो लाइट जब आपका ऑप्टिकली रेरर से ऑप्टिकली डेंसर में आती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करें कि
ये बहुत ही मेरे ख्याल से अब मैं इसको जस्ट अगर उल्टा पूछ दूं कि अगर वो डेंसर से रेयर में आती है तब क्या होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको जस्ट अगर आप उलट दो कि इसको जो है लाइट को इस बार ऐसा बना लें अगर हम कि जैसे इस बार हम इसको इंसिडेंट मान लें यहाँ से, और ये जो है हमारा जो लाइट है वो इधर। तो जस्ट देखो आप, तो लाइट को जब आपने मतलब जो है इधर मान लिया तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मल से दूर भाग रही है, नॉर्मल के करीब आ रही है। तो कैसे पता करेंगे, अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट ये सीधा चला जाता नहीं चला जाता। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, R इज ग्रेटर देन I हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि ये अगर मीडियम मतलब अगर नहीं होता तो लाइट ऐसा सीधा चला जाता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, लाइट जो है थोड़ा सा बेंड हो गया और किधर, वो नॉर्मल से अवे। सो इट इज़ मतलब बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, बेसिकली इसी फॉर्मूले से प्रूव कर लेंगे कि अगर आपने पहला मीडियम जो है वो डेंसर मान लिया, मतलब यहाँ से अगर जिसको प्रूव करना है वो प्लीज़ कर लेना आप लोग, और इसको रेयर मान लेते हैं। यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ये डेंसर है रेयर, तो ये कुछ ऐसा, लेकिन हमको पता नहीं है कैसा, लेकिन जस्ट इसका इतना पता है कि ये μ1 अगर है, ये μ2, तो यहाँ पे μ1 इज़ ग्रेटर दैन μ2 है। उस केस में हम क्या करेंगे, μ1 इज़ ग्रेटर दैन μ2, इसका मतलब μ2 बाई μ1 जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा मेरे ख्याल से। अभी इसको आप लोग प्लीज़ ट्राई करना खुद से करने का कि जब डेंसर और एरर मान लो तो मतलब एक प्रॉपर वे में भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ इसमें कि जो स्नेल्स लॉ है, उस स्नेल्स लॉ को जो लिखने का तरीका है उसके बारे में थोड़ा, ऑफ कोर्स वो स्नेल्स लॉ सब कोई लिख लेगा, जस्ट मैं ऐसे ही मतलब जो है कन्फ्यूजन थोड़ा सा ना हो, जस्ट उसके लिए हम बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास अगर बहुत सारे मीडियम हैं, ऐसा करके अगर मैंने लिख दिया कि लेट अस कंसीडर, मेरे पास एक मीडियम मान लेते हैं कि पहला मीडियम मान लेते हैं कि ये ए मीडियम है पहला, दूसरा बी मीडियम है, तीसरा मान लेते हैं सी मीडियम है, ये डी मीडियम है, और ये क्या है, ई मीडियम है, मान लेते हैं ऐसा। अब मैंने क्या किया कि एक लाइट दे दिया आपको कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है, ये इधर गया, हो सकता है ये इधर जाए, फिर ये इधर आए, और ये हमारा मान लेते हैं इधर गया। उस केस में अगर हम बात करें कि अब आप स्नेल्स लॉ लिखिए। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, दूसरे का म्यू बी, तीसरे का म्यू सी, चौथे का म्यू डी, और पांचवें का म्यू ई अगर हम मान लें। इसका हमें क्या लिखना है, स्नेल्स लॉ लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो अगर आप रेशियो में याद रखते हो तो मेरे ख्याल से हो सकता है कन्फ्यूजन होने का चांसेस हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि मैं दूसरा वाला एक वे है उसको मैं एक कर देता हूँ, जिसको अच्छा लगेगा वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल, यहाँ पे एक नॉर्मल, और यहाँ पे। तो इन दोनों मीडियम में अगर हम बात करें, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लेते हैं θ1 है और ये है एंगल θ2, और चूंकि ये और ये, तो ये वाला एंगल θ2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल रेस को ये लाइन अगर कट कर रही है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो ये θ2, इसको मान लेते हैं θ3, तो ये θ3 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं θ4, तो ये वाला एंगल θ4 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं θ5, ऐसा टाइप का। अब क्या स्नेल्स लॉ को कैसे लिखेंगे, तो स्नेल्स लॉ को लिखने का तरीका ये है कि अब जस्ट दो मीडियम में अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, एक लाइट यहाँ पे आई और फिर उसके बाद से यहाँ चली गई, तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए लिखने का क्या तरीका है कि फर्स्ट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लीजिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब इसको लिखने का क्या तरीका हुआ, लिखने का तरीका हुआ कि आप पहले वाले मीडियम को कंसीडर आप करो, पहले वाले मीडियम को कंसीडर करो, वहां पे क्या क्या चीजें गिवन है, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो गिवन है। तो हम यहाँ पे करेंगे μ1 मल्टीप्लाइड बाई साइन आई। ये जो हो गया वो पहले मीडियम के लिए आपने लिख लिया या नहीं लिख लिया, ये जो चीज़ है वो फर्स्ट मीडियम में ही है कि नहीं है, μ1 भी फर्स्ट मीडियम में, आई भी फर्स्ट मीडियम में, लिख लिया μ1 साइन आई। दूसरे मीडियम के लिए सिमिलरली आप लिख दो μ2, फिर उसके बाद से आपने क्या लिख दिया, साइन आर, क्योंकि यहाँ पे आर गिवन है, आर गिवन है और μ2, तो μ2 और आर मतलब ये हो जाएगा μ2 साइन आर। और इसी को ये किसके लिए हुआ, ये सेकेंड मीडियम के लिए हुआ। अब इसको इक्वल कर दो, यही हुआ हमारा स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम कर सकते हैं जो हमें याद है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। यहाँ से भी हो गया या नहीं हो गया। अब देखिए इसमें इसको अगर लिखना हो तो इस वे से अगर लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, मतलब जल्दी से आप लिख सकते हो इसको अगर आप ऐसा करो तो जस्ट इसको अगर हम लिखें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारे पास मीडियम है, जस्ट अगर लिखें हम कैसे लिखेंगे, μ साइन θ1 इज इक्वल टू μb साइन θ2 होगा या नहीं होगा, होगा।
अब आप बताइए कि दूसरे और तीसरे मीडियम के लिए क्या हो जाएगा। दूसरे और तीसरे मीडियम के लिए कि म्यू बी साइन थीटा टू इज इक्वल टू क्या होगा, तो यही म्यू बी साइन थीटा टू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू सी साइन थीटा 3 इसके बराबर होगा। और यही जो है अगर फोर्थ मतलब इस चौथे वाले 1 2 3 और चौथे वाले मीडियम के लिए लें तो म्यू डी साइन थीटा 4 होगा इज इक्वल टू म्यू ई साइन थीटा 5 होगा कि नहीं। ये आराम से लिख दिया आपने स्लेंस लॉ इसका, और क्या रिलेशन है वो भी पता चल गया हमें। नेक्स्ट वीडियो में मतलब ऐसा हम बात करेंगे कि जो हमारा कुछ और जो लेटरल शिफ्ट वगैरह क्या होता है, फिर उसके बाद से थोड़ा सा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बारे में बात करेंगे और ये सब चीज़ें। तो होपफुली मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ लेट मी नो, और अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इवन मैं उसको कहीं अपलोड करके आपको लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ओके, so thank you very much for watching. So that's it.